गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत लोक उपक्रमों की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोक उपक्रमों के वित्त प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं, वो कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना था कि लोक उपक्रम के जो वित्तीय स्रोत हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो उनके हैं, वो दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो आंतरिक स्रोत, दूसरा बाहरी स्रोत और तीसरा विदेशी विनियोग। ये तीन स्रोत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे जो होते हैं, और अपन ने आंतरिक स्रोतों की विस्तार से चर्चा करी थी कि वित्तीय स्रोत जो हैं और जो आंतरिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंतरिक स्रोतों में अपन ने ये जाना था कि लाभों का पुनर्विनियोजन, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा डेप्रिसिएशन फंड, ये राजकोष, और तीसरा विकास कोष या डेवलपमेंट फंड की अपन ने बात की थी कि ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा कि लोक उपक्रम आंतरिक रूप से अपनी वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं। अब आज अपन बाकी जो दो रिमेनिंग रह गए उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। बाहरी स्रोतों में उन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जो उपक्रम के बाहर के होते हैं। मतलब बाहरी स्रोत का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, वे स्रोत जो उपक्रम के बाहर के स्रोत होते हैं उन्हें बाहरी स्रोत के नाम से जाना जाता है। और लोक उपक्रमों की वित्त व्यवस्था में हम कह सकते हैं बेझिझक कि बाहरी स्रोतों का बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि अभी तक लोक उपक्रम अपने साधनों से पूंजी जुटाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, और लोक उपक्रम अपने स्वयं के साधनों से पूंजी जुटाने में अभी तक भी सफल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए लोक उपक्रम जो है बाहरी साधनों पर या बाहरी स्रोतों पर अभी तक बहुत अधिक निर्भर हैं। तो भारत में भारी जो स्रोत हैं लोक उपक्रमों के वित्त के, वो सबसे बड़ा स्रोत तो सरकार है, गवर्नमेंट होती है, दूसरा निजी विनियोजक हैं, और तीसरा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सरकार की या गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट लोक उपक्रमों को कैसे फंडिंग करती है। तो लोक उपक्रमों के बाहरी स्रोतों में जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लोक उपक्रमों के जो विभागीय प्रारूप हैं, उन विभागीय प्रारूपों के लोक उपक्रमों की संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। मतलब जो इनके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो, कोई भी विभागीय प्रारूप के लोक उपक्रमों की संपूर्ण वित्त व्यवस्था, मतलब कंप्लीट 100% वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। लोक उपक्रमों की संगठन संरचना के प्रारूपों के अनुसार एवं अन्य दिशाओं में वित्त स्रोत निम्नलिखित है। मतलब लोक उपक्रमों के भी प्रारूप अपन ने पहले पढ़ रखे हैं, विभिन्न प्रारूप हैं। तो लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रारूपों के अनुसार सरकार भी वित्त के स्रोत अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करती है या मुहैया कराती है। अब सरकार कैसे कराती है, तो लोक उपक्रम में सरकार क्या करती है, सरकार अनुदान राशि देती है। ग्रांट इन नेट की धनराशि सरकार उद्योगों को देती है, यानी सरकार ग्रांट्स के रूप में पैसा प्रदान करती है, अनुदान के रूप में राशि प्रदान करती है। दूसरा, कुछ दशाओं में सरकार अंशों एवं ऋण पत्रों के अभिगोपन एवं गारंटी देकर वित्त दिलाने में मदद करती है। मतलब सरकार क्या करती है, लोक उपक्रमों को अंशों और ऋण पत्रों के अभिगोपन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स करके भी उनको वित्त उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करती है। तीसरा है, कभी कभी सरकार 3 प्रकार के ऋण भी देती है। मतलब सरकार ऋण भी देती है कई बार। तो 3 प्रकार के ऋण क्या है, एक तो ब्याज सहित ऋण, एक ब्याज रहित ऋण, और तीसरा है ब्याज सहित जिसे वापस नहीं लिया जाने वाला है। तो सरकार ऋण देकर भी लोक उपक्रमों की वित्त व्यवस्था की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, जिन लोक उपक्रमों का संचालन विभागीय प्रारूप में किया जाता है, मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया जाता है, विभागीय प्रारूप में किया जाता है, उन्हें सरकार प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान करती है। उनमें क्या करती है, सरकार डायरेक्ट रूप से फंडिंग
करती है। बजट द्वारा अनुदान मांगे स्वीकार करने के लिए संसद से अनुमोदन कराया जाता है। तो डायरेक्ट फंडिंग के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? बजट द्वारा अनुदान मांगे स्वीकार करने के लिए संसद से अनुमोदन कराना पड़ता है, मतलब बजट के माध्यम से उनको वित्त प्रदान करती है। और पांचवा तरीका है सार्वजनिक निगम एवं सरकारी प्रारूपों के अंतर्गत सरकार उपक्रम के अंश, ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन करके पूंजी एकत्रित करती है। इन प्रपत्रों को सरकार ही क्रय कर लेती है, जिससे उपक्रमों को शीघ्र पूंजी प्राप्त हो जाती है। मतलब कई बार क्या करती है कि सार्वजनिक निगम और सरकारी प्रारूपों के अंतर्गत सरकार उपक्रमों के अंश और ऋणपत्र या अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन करके पूंजी एकत्रित करती है, और इन प्रपत्रों को सरकार ही क्रय कर लेती है। क्योंकि सरकार ही क्रय कर लेती है, इसलिए पूंजी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रारूपों की बात है, जैसा प्रारूप है उस हिसाब से। कई बार सरकार डायरेक्ट फंडिंग कर देती है, जैसा कि अपन के समझ में आया, जैसे विभागीय उपक्रम वगैरह होते हैं तो उनमें तो बजट मांगे या बजट अनुदान लेकर सरकार बजट के माध्यम से डायरेक्ट वित्त प्रदान कर देती है। कई बार सरकार अनुदान के रूप में राशि दे देती है, कई बार सरकार संस्थाओं के अंश और ऋण पत्र क्रय कर लेती है, और कई बार सरकार प्रत्यक्ष ऋण भी प्रदान कर देती है, चाहे वो ब्याज सहित हो चाहे वो ब्याज रहित हो। और कुछ दशाओं में सरकार अंश और ऋण पत्रों के अभिगोपन की गारंटी देकर या अभिगोपन करके भी ऋण प्रदान कर देती है या पैसा वित्त प्रदान कर देती है। तो ये सरकारी अनुदान के तरीके हुए कि सरकार लोक उपक्रमों को वित्त किस प्रकार प्रदान करती है। तो सरकार जो है लोक उपक्रमों को वित्त प्रदान करती है। सरकार लोक उपक्रमों के वित्तीय स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है बाहरी स्रोतों में। दूसरा है निजी विनियोजक, मतलब जो प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो भी लोक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब भारत जो है, हम सब जानते हैं कि भारत में मिश्रित स्वामित्व वाले निगम एवं कंपनियों की संख्या ज़्यादा है। मिश्रित स्वामित्व हम जानते हैं जहाँ कि सरकार और निजी दोनों क्षेत्र के सहयोग से किसी भी उपक्रम को चलाया जाता है। तो भारत में मिश्रित स्वामित्व वाले निगम एवं कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में वे स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता को अंश निर्गमित कर सकते हैं। मतलब जहां मिश्रित स्वामित्व आ गया तो वहां वे क्या कर सकते हैं? स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त करने के लिए जनता को अंश निर्गमित कर सकते हैं, शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। इससे उपक्रम की पूंजी में वृद्धि होगी। अब अंश वगैरह आप अलॉट करेंगे तो आपकी अंश पूंजी में वृद्धि होगी, जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोक उपक्रमों की पूंजी में वृद्धि होगी, और लोक उपक्रमों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी भी हो जाएगी। तो मतलब इसका फायदा क्या है कि एक तो आपकी पूंजी में वृद्धि होगी, जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति कम हो जाएगी, और लोक उपक्रमों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी भी हो जाएगी। मतलब जनता का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उपक्रमों में कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए भी ऋण पत्र बेचे जा सकते हैं। मतलब ये तो हुई फिक्स्ड कैपिटल की बात। अब वर्किंग कैपिटल भी चाहिए लोक उपक्रमों को चलाने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप ऋण पत्र भी बेच सकते हैं, जिसे जनता तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं क्रय कर लेती हैं। जब ऋण पत्र बेचते हैं तो उसको जनता भी ले सकती है और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं क्रय कर सकती हैं। इस प्रकार उपक्रम जनता की जमाएं चुकाए करके भी वित्त प्रदान कर सकते हैं। मतलब जनता की जो पब्लिक, जिसको हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं, या जनता द्वारा जमाएं आमंत्रित करके भी सरकार ये लोक उपक्रम वित्त प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्णा मेनन समिति एक बनी थी जिसने कहा कि जनता को अंश पूंजी में भागीदारी देने के 3 कारण होते हैं। पहला, इससे उपक्रम की पूंजी साधन बढ़ेंगे। मतलब जनता को जब आप शामिल करेंगे भागीदारी में तो उससे उपक्रम की पूंजी के साधन बढ़ेंगे। दूसरा, इससे जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति समाप्त होगी। और तीसरा, लोक उपक्रमों के लाभ एवं हानि में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। तो ये निजी विनियोजकों की बात हुआ कि निजी विनियोजक भी लोक उपक्रमों को पूंजी प्रदान कर सकते हैं, वित्तीय स्रोत के रूप में हो सकते हैं। तीसरा है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। अब जहाँ तक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, तो लोक उपक्रमों के बाहरी स्रोतों में विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, अपना एक इनका इम्पॉर्टेंट प्लेस है। जैसे विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में कौन हो सकते हैं? व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, औद्योगिक वित्त निगम, कमर्शियल बैंक्स या औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन या औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, भारतीय जीवन बीमा निगम, विकास निगम,
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थाएं इत्यादि। तो ये जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं भारतवर्ष में, ये भी लोक उपक्रमों को वित्त प्रदान करने में बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं लोक उपक्रमों को उनकी मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। मतलब ये जितनी भी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मैंने आपको लिया नाम, या व्यापारिक बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे LIC हो, कोई भी हो, ये इनकी विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये लोक उपक्रमों की मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती हैं। लेकिन व्यापारिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ये इनकी अल्पकालीन वित्त की पूर्ति की करते हैं। तो जो लोक उपक्रम हैं उनको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल ही नहीं चाहिए होती, बल्कि डे टू डे खर्चों के लिए उनको अल्पकालीन वित्त की भी आवश्यकता पड़ती है। तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में व्यापारिक बैंक जो हैं वो तो अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और बाकी जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका मैंने भी नाम लिया कुछ का, वो उनकी मध्यमकालीन या दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेने में कठिनाई आती है कि प्रत्येक संस्था की जो है ऋण देने की शर्त, उस पर ब्याज दर, औपचारिकता, प्रमाण पत्र देने इत्यादि अलग अलग हैं। मतलब विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से जब ऋण लेते हैं तो क्योंकि ये सब संस्थाएं अलग अलग हैं, तो इन सब संस्थाओं के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हैं, सबकी ब्याज दरें अलग अलग हैं, और उनकी फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं अलग अलग हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है हर एक से ऋण लेने में। अनेक औपचारिकताएं होने के कारण ऋण स्वीकार करने एवं प्रदान करने में काफ़ी समय लग जाता है। अब ये जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे लोन लेने में एक तो क्योंकि इनकी सबकी फॉर्मेलिटीज़ अलग अलग हैं और सबकी ब्याज दरें अलग अलग हैं और सबका प्रोसीजर अलग है पैसा देने का, तो उसमें समय लगता है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है कि ऋण स्वीकार करने में ये बहुत समय लगाते हैं और उसका डिसबर्समेंट करने में, उसको ऋण प्रदान करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिससे कि कई बार व्यावसायिक सुअवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो मतलब क्या है, इतना समय लग जाता है तो व्यावसायिक सुअवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो ये बात हुई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की। तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं लोक उपक्रमों की अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये 3 प्रमुख बाहरी स्रोत हैं जिनकी अपन ने चर्चा करी, जिसमें पहला है सरकार, दूसरा है निजी विनियोजक और तीसरा है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। अब 2 अपने कंप्लीट हो गए, यानी लोक उपक्रमों की वित्त प्राप्ति के स्रोतों में आंतरिक स्रोत अपन ने पढ़ लिया और बाहरी स्रोत का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन तीसरे स्रोत की तरफ चलते हैं, जो कि है विदेशी विनियोग। अब विकासशील देशों के लोक उपक्रम की वित्तीय व्यवस्था में विदेशी पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब हम, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इसलिए भारत के लोक उपक्रमों की वित्त व्यवस्था में विदेशी पूंजी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय लोक उपक्रमों के लिए विदेशी सरकारों, निजी विनियोजकों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से समय समय पर वित्तीय साधन प्राप्त हुए हैं। विदेशी विनियोग के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से हैं। 4 स्रोत हैं। पहला है विदेशी निजी विनियोग, दूसरा है विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण एवं अनुदान, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अनुदान, और चौथा है विदेशी व्यापारिक ऋण। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो जहाँ तक विदेशी विनियोग का सवाल है, विदेशों से भी लोक उपक्रमों को वित्त के रूप में सहायता प्राप्त होती है। तो पहला है विदेशी निजी विनियोग, फॉरेन जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें उन सभी विदेशी निजी विनियोग का समावेश किया जाता है जो पोर्टफोलियो विनियोग, प्रत्यक्ष विनियोग अथवा व्यापारिक बैंकों द्वारा पूंजी हस्तांतरित होती है। मतलब विदेशी निजी विनियोग में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रत्यक्ष विनियोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा जो पूंजी हस्तांतरित होती है, वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स जो पूंजी डायरेक्ट हस्तांतरित करते हैं उनको शामिल करते हैं। दूसरा है विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण एवं अनुदान। इसमें ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता एवं खाद्यान्नों के निर्यात इत्यादि के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है।
तो विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण और अनुदान में क्या है, इसमें ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता एवं खाद्यान्नों के निर्यात इत्यादि के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अनुदान। अब वर्तमान में हम देखते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा भारत सहायता क्लब इत्यादि ऋण देकर या विदेशी पूंजी गारंटी देते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं कई, एक तो अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सरकारों से मिलता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो, एशियन विकास बैंक हो या भारत सहायता क्लब हो, ये ऋण देकर या विदेशी पूंजी गारंटी देकर वित्त प्रदान करते हैं। और लास्ट है विदेशी व्यापारिक ऋण। यह भी विदेशी व्यापारिक ऋण भी विदेशी विनियोग का ही एक स्रोत है कि विदेशों से हम व्यापारिक ऋण या कमर्शियल लोन्स भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको कुछ विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी दी कि लोक उपक्रमों के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बार मैं इसको पुनः आपकी सुविधा के लिए समराइज कर देता हूं कि जहां तक भारत में वित्त प्राप्ति के स्रोतों का सवाल है, तो भारत में वित्त प्राप्ति के स्रोत 3 हैं लोक उपक्रमों के। पहला है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाहरी स्रोत और तीसरा है विदेशी विनियोग। कल अपन ने चर्चा की थी आंतरिक स्रोतों की, तो उसमें 3 थे, लाभों का पुनर्विनियोजन, दूसरा ह्रास कोष और तीसरा विकास कोष। बाहरी स्रोतों की अपन ने इस वीडियो में चर्चा की है। तो बाहरी स्रोतों में आपने देखा सरकार प्रमुख रूप से वित्तीय स्रोत है लोक उपक्रमों का। सरकार के बाद चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दूसरा है निजी विनियोजक और तीसरा है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विदेशी विनियोग भी है। तो विदेशी विनियोग में विदेशी निजी विनियोग है, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण एवं अनुदान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अनुदान है और व्यापारिक ऋण है। तो ये लोक उपक्रमों के वित्तीय स्रोतों के रूप में 3 स्रोत माने गए हैं। अब एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए पुनः बता दूं कि सरकार बता देता हूं कि सरकार को या लोक उपक्रमों को वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनको क्यों आंतरिक स्रोतों से या बाहरी स्रोतों से या अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो इनको वित्त की आवश्यकता कई कारणों से होती है, अपन ने कल भी चर्चा की थी। एक बार मैं पुनः आपकी जानकारी में ला दूं कि लोक उपक्रमों को वित्त की आवश्यकता कई कारणों से होती है। उसमें पहला है देश की योजनाओं को सफल बनाने के लिए, मतलब देश की जो भी योजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, लोक उपक्रमों के आधारभूत ढांचे की रचना हेतु। तीसरा, लोक उपक्रमों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब लोक उद्देश्यों के अपने एक उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए। चौथा, उपक्रमों में आधुनिकीकरण एवं विभिन्न सुख सुविधाओं को प्रदान करने हेतु, मतलब जो लोक उपक्रम हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आधुनिकीकरण के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, व्यवसाय का संचालन करने हेतु, मतलब व्यवसाय का डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। छठा, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, मतलब श्रम कल्याण मतलब लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए या सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और सातवां और अंतिम है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए। तो इन 7 बातों के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए या इन उपरोक्त समस्त बातों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और इस वित्त की आवश्यकता की पूर्ति ये आंतरिक स्रोतों से करते हैं या बाहरी स्रोतों से करते हैं या विदेशी विनियोग के सहयोग से करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ कि लोक उपक्रमों के वित्तीय स्रोत क्या हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोक उपक्रमों के वित्तीय स्रोत क्या क्या हैं, प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। आशा है आपको इन स्रोतों के बारे में समस्त जानकारी मैंने प्रदान कर दी है। और फिर भी यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप कभी भी मेरे को निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी मुझसे शेयर कर सकते हैं।
मैं सदैव आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ और प्रयास करूँगा कि आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपकी जो भी क्वेश्चंस हों, उनका मैं आंसर दे सकूँ। इसी विश्वास के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।